पूंजीगत निवेश, ऋण, स्थिरता और राजकोषीय अनुशासन के इन सभी मानकों पर राज्य को संतुलित और सुदृढ़ माना है। और सीएजी ने भी इस बात को माना है कि सुदृढ़ राजस्व स्थिति और संतुलित वित्तीय प्रबंधन उत्तर प्रदेश की उन्होंने सराहना की है। यह उत्तर प्रदेश की स्थिति है। पहली बार उत्तर प्रदेश ने अपना आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन के अंदर प्रस्तुत किया और मुझे लगता है आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने के लिए काफी दिनों से काम चल रहा था। वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने कहा असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर हमने काम किया है तो वह आंकड़े आने ही चाहिए, सभी के सामने, सबके सामने प्रस्तुत किए जाने चाहिए। और यहां पे पहली बार उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जिसने आर्थिक सर्वेक्षण सदन के सामने प्रस्तुत किया है और वह भी यह इस सदन के सामने, आपके सामने वो चीजें सब कुछ आपके सामने यहां प्रस्तुत हुई हैं। और आज हम कह सकते हैं ये जो प्रयास हुए हैं सरकार के द्वारा निरंतर किए जाने वाले प्रयास हैं, उन प्रयासों का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश एक देश के अंदर उन राज्यों में माना जाता है जो हर एक स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर रिस्क से आज हम लोग एक ऐसे स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं जो लॉ एंड ऑर्डर रिस्क स्टेट से आप स्टेबल और निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है। और उस राज्य ने अपने आप को उस रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। ये उत्तर प्रदेश की आज की नई पहचान बनी है और इसी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोगों ने जिन मुद्दों पर चर्चा की है, अब प्रदेश के अंदर टेक्नोलॉजी है, ट्रस्ट है और ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रिपल टी की त्रिवेणी हमें हर एक स्तर पर देखने को मिलती है। आज हमने इस दिशा में जो प्रयास किए हैं और उसी दिशा में आज प्रदेश सरकार के द्वारा ये प्रयास, ये बजट उसी का परिणाम है और उसी को हम आगे बढ़ाने के क्रम में आज यहां पर आए हैं। महोदय, प्रदेश के अंदर जो अन्य विभिन्न मुद्दों पे जब चर्चा करने से पहले इस बजट की जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं उनकी ओर भी माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि तमाम माननीय सदस्य उन सभी की पॉइंट के बारे में जानने की इच्छुक होंगे कि जो कुछ बातें यहाँ पे माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कही थी वह आखिर क्या है और उसके परिणाम कैसे सामने आने वाले हैं। खासतौर पर इंडस्ट्री 5.0 की चर्चा, हम वर्तमान में इंडस्ट्री 4.0 में चर्चा तो करते हैं। आपने आज देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर पहली बार EI इम्पैक्ट समिट दिल्ली के अंदर चल रहा है। 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ उस समिट में उपस्थित थे। 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि उस समिट में भाग ले रहे हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश। भारत एक उस फील्ड का एक नया लीडर बनकर के उभरा है और उस दिशा में इंडस्ट्री 4.0 ने तो हमें ऑटोमेशन की तरफ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरफ, बिग डेटा और EI के माध्यम से हमारी बढ़त बढ़ाई। आज वहीं ये जो नया 5.0 की जो एक इंडस्ट्री जो 5.0 की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें अब जो टेक्नोलॉजी केंद्रित जो नया मॉडल सामने आ रहा है वह मानव केंद्रित और मूल्य आधारित एक औद्योगिक व्यवस्था की स्थापना पर आधारित होना है। और इसमें
जो सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है, एआई आज औद्योगिक क्रांति का एक प्रमुख एनेबलर बनने जा रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। उसके लिए हम लोगों ने इस बजट में कहा है और इसी दिशा से जिन मुद्दों पर हम लोग यहां पे आज चर्चा कर रहे हैं, और मुझे देख के जहां एक और थी कि पूरा देश और पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, वहीं भारत मंडपम में जो कार्यक्रम चल रहा है, यानी एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, दुनिया के अंदर भारत के विश्वास को मजबूत किया है, और दूसरी तरफ आज एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें, देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें, जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हो, वहां पर इस प्रकार के उत्पात मचा करके अराजकता फैलाने का प्रयास असह्य है। और मुझे लगता है कि हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, और जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, जो लोग भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। महोदय, जो इस बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं, उसमें मुख्य रूप से जो घोषणाएं हुई हैं उनमें कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों पर इस बजट में जिसका प्रावधान किया गया है, खासतौर पर डाटा सेंटर की स्थापना के बारे में हम लोगों ने जो स्टेट डाटा सेंटर अथॉरिटी के गठन की बात की है। डाटा क्या है और इसके बारे में मुझे लगता है कि कुछ उदाहरण के साथ में मैं माननीय सदन का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा कि कैसे इसका इंपैक्ट होता है और कैसे एक गेम चेंजर हो सकता है। प्रभाव क्या है इसका, कैसे हो सकता है। यानी डाटा के बारे में आज पूरी दुनिया के अंदर यह मान्यता है। पहले एक समय था जब दुनिया के अंदर ऑयल इकोनॉमी मानी जाती थी, यानी जिसके पास तेल है अर्थव्यवस्था पर उसका कब्जा है। बाद में जितनी भी अन्य टेक्नोलॉजी आई, जिसको आप आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के रूप में जानते हैं, या फिर अलग अलग समय में आई जिसका एकाधिकार था, उन लोगों ने उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन आज के समय में जो हमारा मानना है कि, और पूरी दुनिया भी इस बात को मानती है कि एआई आज के समय का जो सबसे बड़ा वो बनने जा रहा है, वो एआई बनने जा रहा है। और एआई ही ऑयल का स्थान लेने वाला है, और किस रूप में लेने जा रहा है इसके बारे में सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट उसकी है वो डाटा सेंटर की है। और डाटा सेंटर की दिशा से उत्तर प्रदेश के अंदर ने अपने कई कदम बढ़ाए हैं। हमने उसके लिए डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर डाटा सेंटर नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने इसके बाद डाटा सेंटर स्थापित करने की कार्रवाई की है, और अब तक हमारे पास कई डाटा सेंटर यूपी के अंदर स्थापित हो चुके हैं और कई हमारे पास प्रस्तुत हैं। लेकिन उसका क्लस्टर
किस रूप में हमारे लिए उपयोगी हो सकता है और ये जो न्यू ऑयल के रूप में काम करेगा, इसकी उपयोगिता को हमें बहुत महत्वपूर्ण ढंग से समझना होगा। खासतौर पर जो डिजिटल डाटा को स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना, उसको मैनेज करना, ये 3 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं उसकी जो होती हैं, और उसी दिशा से हम लोगों ने इस बात को ध्यान में रख करके आगे बढ़ाया है, जिसमें हम लोग इस बात को मानते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है, यानी अब तक शासन की जो कार्यप्रणाली थी, हमने डाटा सेंटर अथॉरिटी गठन की इस प्रक्रिया को क्यों आगे बढ़ाया। आप अक्सर देखते रहे होंगे, आप तो मंत्री भी रहे हैं, अध्यक्ष के रूप में भी आपने, इस सदन के माननीय स्पीकर के रूप में भी आपने लंबे समय तक आपने कार्य किया है। आप देखते रहे होंगे, और बहुत बार गलती मंत्रियों की नहीं होती है, या लेकिन उन विभागों के माध्यम से कोई एक तरीके को माध्यम नहीं होता है, वो अलग अलग डाटा अलग अलग समय में देते रहे हैं। एक ही चीज के आंकड़े अलग अलग समय में अलग अलग एक ही विभाग दे देता है। इससे बचने के लिए, क्योंकि सही डाटा नहीं होता तो हम उसके अनुसार फिर कार्य योजना और उसके अनुरूप रणनीति नहीं तैयार कर पाते हैं। और इसके लिए एक ही व्यवस्था, हमारी अप्रोच हमारा क्या होता था, अब तक हमारा जो अप्रोच होता था वह समस्या से समाधान की तरफ होता था। हम उसके बारे में ये नहीं कर पाते थे कि हमें फ्यूचर क्या करना है, इसका फ्यूचर क्या होगा, आगे क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए। हम नहीं, भाई आपने मुद्दा उठाया, किसी माननीय सदस्य ने कोई मुद्दा उठाया, हमने उस समस्या का वहां पे समाधान करने के दिशा में कार्रवाई कर दी। लेकिन इंडिविजुअल का ही नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल होना चाहिए, इंडिविजुअल की बजाय यूनिवर्सल की दिशा में हम कार्य कर सकें, सबके लिए समान रूप से उसको लागू कर सकें, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ और सबका विकास। उसी भाव के साथ डाटा की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि रिएक्टिव की बजाय प्रिडिक्टिव एंड प्रोएक्टिव रोल के रूप में वह कैसे कार्य करता है, ये एक बड़ा कार्य होगा। और उसी दिशा से सरकार अपनी डाटा स्टेट डाटा अथॉरिटी के गठन की दिशा में कार्य कर रहा है, जो प्रदेश का एक सुप्रीम रेगुलेटर और आर्किटेक्ट के रूप में काम करेगा। इसमें डेटा इकट्ठा करना, उसको जोड़ने के असली गेम चेंजर क्रिटिकल थिंकिंग है, यानी उसको कैसे हम आगे कार्य कर सकते हैं। जैसे 2 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, आपने एक एग्जाम्पल देने का प्रयास किया था, लेकिन मैं आपको दूंगा। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, एंसेफ्लाइटिस से वहां मौतें होती थी। हमारा ध्यान क्या होता था, उपचार पे। कोई बीमार हुआ उसको उपचार मिल जाना चाहिए, उन्मूलन की तरफ हम नहीं गए। हम लोग 17 में आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि उपचार के लिए जो भी आपको चाहिए उतना पैसा लगाइए, सब कुछ ठीक करिए, हॉस्पिटल्स ठीक करवाइए, सब कुछ ठीक करो, लेकिन उन्मूलन पर हमारा फोकस होना चाहिए। हम लोगों ने डाटा इकट्ठा किए, और डाटा एकत्र करने के बाद हम लोगों ने इस बात पर फोकस किया कि वास्तव में इस बीमारी के पीछे क्या है, क्योंकि जब तक डाटा नहीं होते थे इंडिविजुअल की ही हम उपचार की व्यवस्था करते थे। आज भी होता क्या है, आपने आर्सेनिक की बात की, आपने कुछ क्षेत्रों में फ्लोराइड की समस्या आती है। आप देखते होंगे अलग अलग स्थानों पर प्रदेश के अंदर 9 क्लाइमेटिक जोन है, क्लाइमेटिक जोन के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी अलग अलग समय में देखने को मिलती हैं। हर जगह डेंगू नहीं होता, हर जगह इंसेफ्लाइटिस यूपी के अंदर नहीं होता, हर जगह मलेरिया नहीं होता, हर जगह कालाजार या चिकनगुनिया नहीं होता। ये सभी बीमारियां अलग अलग जगह में, या हर जगह कैंसर नहीं होता। अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की बीमारियों को उसके क्लाइमेटिक जोन के अनुरूप बीमारियां भी उसके अनुसार ही वहां पर देखने को मिलती हैं, वहां की जो भी जैव पारिस्थितिकी दिखती है उसके अनुरूप दिखने को मिलती है। हम लोगों ने वहां पे भी इस चीज को किया, ये डाटा इकट्ठा किया। डाटा इकट्ठा करने के बाद इस चीज को पाया कि आखिर ये जो मरीज हैं कहां से ज्यादा आ रहे हैं, कारण क्या है। हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचे थे, और पहुंचे थे कि 2 कारण है। जहां शुद्ध पेयजल का अभाव है और खुले में शौच लोग करते हैं,
वहां पर इंसेफ्लाइटिस से मौतें ज्यादा हैं। अब उपचार की व्यवस्था, उपचार के लिए शुद्ध पेयजल की आपूर्ति और हर घर में शौचालय का निर्माण, इस सरकार के द्वारा जो प्रोएक्टिव अप्रोच गवर्नमेंट का था, यूनिवर्सल अप्रोच गवर्नमेंट का था, इंडिविजुअल के लिए भी किया गया, लेकिन यूनिवर्सल जब किया गया, परिणाम क्या है? परिणाम है जो 1200 से 1500 मौतें होती थी। आप दलितों की बात कर रहे थे, पिछड़ों की बात कर रहे थे कि हम समाजवादी करते थे, लेकिन आप लोग भूल गए कि 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी और हर वर्ष 1200 से 1500 मौत अनुसूचित जाति, अति पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबों के बच्चों की होती थी, केवल इंसेफ्लाइटिस से। और 17 में ये बीमारी 17 तक देखने को मिली। ये सारे डाटा हमने एक साथ इकट्ठे करने के लिए टीमें लगाई, बहुत सारे संगठनों को हमने एक साथ जोड़ा था, बहुत सारे विभाग एक साथ जुड़े थे, और फिर हम लोगों ने जब एक साथ फोकस्ड कार्रवाई की, परिणाम क्या है? 19 के बाद इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन हो गया है। आज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी नहीं है और हर बच्चा बच गया है। हमने उसको जाति के आधार पर नहीं देखा है, हमने उसको किसी उस आधार पर नहीं देखा है। आप लोगों का नजरिया जाति का हो सकता है, आप लोग जाति के आधार पर सोचते हैं और इसलिए हम लोग उस पे नहीं करते। हम लोगों का यह मानना है कि शासन की सुविधा को प्राप्त करने का अधिकार हर व्यक्ति का होना चाहिए, हर नागरिक का होना चाहिए, उस राज्य के हर नागरिक का होना चाहिए। शासन को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कानून की निगाह में शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको मिलना चाहिए। और इसीलिए सरकार इस बारे में कहती है कि मूल जानना बड़ा कठिन है। दिनकर की पंक्तियां मुझे याद आती हैं, आप लोग भी गाते रहे होंगे अपने समय में, कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भोतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। आप लोग केवल जातीय आधार पर समाज को बांटते रहे। उस दलित के बच्चे के बारे में नहीं सोचते थे जो इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित होकर के दम तोड़ता था। उस अति पिछड़ी जाति के बच्चे के बारे में नहीं सोचते। संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद जी की पीड़ा वैसे ही नहीं थी। उनकी पीड़ा इस बात को रही होगी, आपकी पीड़ा तो इसलिए थी कि आप लोग चाहते थे कि वो आप लोगों का पुछलग्गू बना रहे और मंत्री ना बने। लेकिन मैं वही कह रहा ना, लेकिन आज एक गरीब का बच्चा, अगर एक गरीब का बेटा और गरीब का नेता मंत्री बन गया तो समाजवादियों को बुरा लग गया कि परिवार से कैसे हट गए आए। और उसके लिए सरकार के प्रयास, आपके सिद्धार्थनगर तो इसका एक प्रकार का एपिसेंटर था। सबसे ज्यादा पेशेंट में जो इंसेफ्लाइटिस के मरीज माने जाते थे आपके सिद्धार्थनगर जनपद से आते थे, और सबका उपचार गोरखपुर में ही बीआईडी मेडिकल कॉलेज में होता था। क्या स्थितियां थी, दम तोड़ते थे लोग। बल आपके देवीपाटन का बिस्तरी के अंदर अज्ञात बीमारी दिखाई जाती थी। मुझे याद है, मैं 2007 में बलरामपुर गया। मैं बलरामपुर में गया था तो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि अज्ञात बीमारी से 10 बच्चों की मौत हुई। मैं भौचक था, मैंने कहा भी 2007 में इनसे ये जो है अज्ञात बीमारी कौन सी है ये। तो मैं सांसद था, मैं हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल गया, मैंने देखा वहां पे
जो लक्षण थे, लक्षण के बाद मैंने सीएमओ से मुलाकात की। और मेरे संसदीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं सीएमओ से मुलाकात किया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे तो ये जो लक्षण है इंसेफ्लाइटिस के दिखते हैं। उन्होंने कहा लेकिन हमारे पास उपचार की व्यवस्था नहीं है। तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उन्होंने कहा हमारे पास उपचार की व्यवस्था नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। और इसलिए हम लोग इन चीजों पर वो नहीं करते, इसलिए अज्ञात बीमारी बता करके मरना है तो मरने दीजिए। ये टिप्पणी थी उस समय के, आपकी सरकार के समय के एक सीएमओ के। और हम लोगों ने जब आए, हम लोगों ने व्यवस्था दी। आज इंसेफ्लाइटिस से मौत 0 है। पांडे जी देखिए, इस चीज को देखा जाना चाहिए, रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है। आप घोषणाएं बड़ी बड़ी करें, लेकिन परिणाम ना आए, उस परिणाम का मतलब क्या है। आप घोषणाएं बहुत करें कि हमने 3 लाख करोड़ रुपए में इतना काम कर लिया। क्या काम कर लिया? मैं तो जेपीएनआईसी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोमती रिवर फ्रंट, इन सब की तो मैं चर्चा कर ही चुका हूं, बता ही चुका हूं। लेकिन रिजल्ट क्या है? यूपी के ओवरऑल परसेप्शन पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या दिया समाजवादी पार्टी ने, यह महत्वपूर्ण है। और आज हम क्या दे रहे हैं? हमने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को गौरव के साथ सीना तान करके देश और दुनिया के अंदर जाने का अधिकार दिया है। वो जाए और पूरी दुनिया के अंदर बोल सकता है कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। वो बोल सकता है, वो जा सकता है कहीं भी, कोई समस्या नहीं। हर व्यक्ति सम्मान की निगाहों से देखता है, ये परसेप्शन दिया है। आज देश और दुनिया का हर बड़ा उद्यमी, कल हमारे औद्योगिक मंत्री यहां बोल रहे थे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने का इच्छुक है। हर बड़ा उद्यमी निवेश करने का इच्छुक है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, पिक एंड चूज कुछ भी नहीं। एक नीतियों के साथ हमने सबको जोड़ा, सब कुछ नीति के अंतर्गत सब कुछ संचालित हो रहा है। और उन्हीं चीजों को लेकर के हम लोगों ने ये बातें यहां पर कही। और ये इंसेफ्लाइटिस से जुड़ा हुआ ये मुद्दा था, लेकिन इसमें डाटा ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। दूसरा है उदाहरण मैं दे रहा हूं, जो आपने कहा था ड्रॉप आउट रेट के बारे में। देखिए, हमारे लिए चिंता का विषय था कि शिक्षा में जो ड्रॉप आउट रेट रहा है, देखिए आपके समय में